जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम प्राचीन इतिहास के तहत मौर्योत्तर काल जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। मौर्योत्तर काल से किस प्रकार के प्रश्न हमारे कई स्टेट एग्जाम में अगर देखा जाए तो आते हैं। स्टेट एग्जाम क्या, इतिहास से संबंधित जितने भी अगर आप देखेंगे कि एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो उनमें इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन का अगर आइडिया रहता है तो हम अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियो में आपने मौर्योत्तर के बजाय जो मौर्य से पूर्व का जो टॉपिक है यानी मौर्य काल उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल पे। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो, डेमेट्रियस, स्ट्रैटो, मिनांडर। तो इनमें से जो स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो संकर्षण और वासुदेव किनके सिक्कों पर अगर देखें तो दोनों ही अंकित हैं। तो ये अगाथुक्लीज अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के मिले हैं जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे? बिंबिसार, मिलिंद, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत। तो इनमें से जो मिलिंद हैं, मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, इन तीनों लोगों के समसामयिक नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य की महत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक थे। वह हर्यक कुल से संबंधित थे। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। यानी प्रसेनजीत जो कौशल महाजनपद का राजा था वो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 ईसा से 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा? रुद्रदामन का। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात का जो जूनागढ़ है, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला है। ये जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों का एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है? तो ये है रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये जो कादर्मक क्षत्रप है निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो ये ताम्र। कादर्मक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो छहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कादर्मक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडो, फर्नीज, बिम। तो यहाँ पे देखिए जो डिमेट्रियस है, डिमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडो फर्नीज पहलव, बिम कुषाण। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत पर सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। उत्तर पश्चिम भारत में जो स्वर्ण सिक्के हैं
उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो सोने का सिक्के का प्रचलन है वो हिंद यवन के द्वारा करवाया गया, जबकि इनको नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलन का काम श्रेय कुषाण शासकों के द्वारा है। कुषाण शासकों ने ही स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रचलित भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यहाँ पे देखिए नियमित पूछा है ना, तो कुषाण शासक। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? यानी भगवान बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन किया गया है? तो ये है कनिष्क के सिक्के। बुद्ध का कनिष्क के सिक्के पर अंकन हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक को सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो कौन सा ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? वो शासक है बिम खडफिसेस। कुषाण शासकों में कुषाण शासक में आता है बिम खडफिसेस, उसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? तो नियमित रूप से किसने किया? किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित रूप से किया? तो बिम खडफिसेस ने। कुषाण वंशीय बिम खडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित रूप से किया, जबकि कुजुल खडफिसेस ने तांबे के सिक्के। तो बिम खडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रथम प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया, जबकि कुजुल तांबे के सिक्के का। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बिम खडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही था। कुषाण शासक बिम खडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योद्धाओं का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलेख की तिथि क्या है? तो जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेखों की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन तक के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो जो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD में हुआ। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे देखिए जो शक संवत है वो कब प्रारंभ किया? शक संवत 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष। विक्रम एवं जो शक संवत है उसमें वर्तमान कैलेंडर में से जो वर्तमान कैलेंडर है उसे 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत। तो जो वर्तमान कैलेंडर है उसमें अगर 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत और जो है 78 घटा देंगे तो शक संवत वो शुरू हो जाएगा। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 में 57 जोड़ दिए तो 2076 ये शक, और शक के लिए 2019 से 18 घटा दिए तो 41, तो टोटल 135 वर्ष का अंतर। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? तो ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह होता है। चैत्र पहला महीना होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। समानतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लिप वर्ष में यही चीज़ 21 मार्च को होता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? तो विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं विक्रम को और भी नाम से, जैसे कृत संवत से जानते हैं मालव संवत। तो विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं, मालव भी कहते हैं। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तद के अनुसार अगर देखिए विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 - 470 57 ईस्वी पूर्व निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा?
तो ये 1931। 2009 में शक संवत का 2009 से 78 घटा दिया तो 31 आ गया। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। यहाँ पे दिया है कि कनिष्क के समकालीन इसमें से कौन है? अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र, कम्मन। तो यहाँ पे जो बात करें अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, ये कनिष्क के समकालीन आते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कम्मन जो है वो 12वीं सदी में। तो अश्वघोष जो है कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए, जबकि कम्मन 12वीं सदी के थे। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे अश्वघोष जो थे वो किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से जुड़ा हुआ नहीं था? यहाँ पे 4 नाम दिया, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से जुड़ा नहीं था? तो ये है पतंजलि, ये जुड़े नहीं थे, पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से जुड़े थे, जबकि पतंजलि जो थे ये नहीं जुड़े थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श, विशाखदत्त। तो इनमें से कौन? तो इसमें से विशाखदत्त नहीं थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक में अभिलेख में नहीं मिलता है? तो श्रावस्ती। कौशाम्बी, चंबा, पाटलिपुत्र का मिलता होगा। अब यहाँ पे देखिए अभिलेख जो अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से मिला है 93 में। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में है। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से जुड़ा था। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेखित है, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी इनमें से? तो देखिए यहाँ पे सी एंड डी दोनों ही दिया है, जीवक और चरक का। वर्तमान जो पाकिस्तान का रावलपिंडी जिला है, वहाँ पे तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज की राजधानी था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति शिक्षा का केंद्र था, जहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही होते थे। कौशल के नरेश जो है, कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कौशल के राजा प्रसेनजीत हो, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, या कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंध, चाणक्य, ये सभी यही शिक्षा प्राप्त किए थे। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो दोनों से ही ये क्लियर होता है कि दोनों ही सही है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो पुष्यमित्र ने 2 ऐसे अश्वमेध किए थे, इसके बारे में जानकारी अयोध्या लेख से पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति, इसने 184 ईस्वी पूर्व बृहदत्त की हत्या कर शुंग वन का नींव डाला। अयोध्या लेख से ये पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमत्य जो वासुदेव है उनके षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह है कण्व या कण्वाय नाम से। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा शासक है जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इनमें से वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य इनमें से कौन सा था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक या सिप्रक था, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन जो है सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाऊ है। चीनी स्रोत के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ
अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण ये बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान भीमकड़फिशिश के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राजा रोहन 78 ईस्वी पूर्व मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो देखिए इसमें यह है कि मौर्य वंश का भी, कुषाण वंश का। मौर्य और कुषाण दोनों ही साम्राज्य की सीमाएं जो हैं वो भारत के बाहर तक विस्तृत थी। शेलुकस से संधि होने के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिमी अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्व में पूर्वी यूपी में बिहार तक विस्तृत थी। बाल विवाह की जो प्रथा है वो आरंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह जो है कुषाण काल में, कुषाण काल प्रथम सदी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, कुषाण, मुगल, मराठा। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इनमें से कौन सा युग में जो है सही है। तो कुषाण में गांधार शैली ये सही है। कुषाण के समय में गांधार शैली जो है ये प्रसिद्ध थी। और गांधार शैली, मथुरा शैली, इन दोनों का ही विकास हुआ। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो वही है कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। तो यहाँ पे दिया है कुषाण के समक्ष की स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त का स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है, कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। यद्यपि भारत में सबसे पहले जो है हिंद एवं शासकों ने चलाए। देखिए शुद्ध जो है कुषाणों ने चलाए, यद्यपि हिंद एवं शासकों ने भी सोने के सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अलावा कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलाए। सोने के अलावा कुषाणों ने तांबे के चलाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के। तो देखिए जो सातवाहन शासक थे वो सोने का नहीं चलवाए, वो चांदी का, तांबे का, शीशे का। और कुषाणों ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सूची 1 का 2 से सुमेलित करना। गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पनौत, तक शिलालेख। अब यहाँ पे मीनांडर, पति, कुषाण, रुद्रदामन ये क्रमशः दिया गया है। तो जो गांधार कला है, गांधार कला जो है ये कुषाण से रिलेटेड था। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से, मिलिंद पनौत मीनांडर से, तक शिलालेख पतिक से। तो गांधार कला किससे है? गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से, मिलिंद पनौत मीनांडर, तक शिलालेख पतिक से। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो अफगानिस्तान का बमियान था वो प्रसिद्ध था, किस लिए? तो अफगानिस्तान का जो बमियान था वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बमियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीक रोमन ये कहा गया। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। जो गांधार कला शैली है भारतीय तथा यूनानी कला का जो एक संश्लेषण है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो वो है गांधार मूर्ति कला। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए होता है। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग होता है। तो गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। तो भारत में बाहरी आक्रमण के जो काल का सही क्रम है यूनानी 326 सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो वो डेरियस प्रथम था। पहला ईरानी शासक डेरियस प्रथम
22 से 486 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो निम्न राजवंशों में सबसे पुराना कौन सा था? सातवाहन। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में से कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन भी मानते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र जो सातवाहन राजा है उनकी सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण। पुराणों में कुल 30 से सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। सातवाहन जो थे उनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रतिष्ठान जो है ये सातवाहनों का राजधानी प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो एका ब्राह्मण जो है ये किसके शासनकाल में प्रयुक्त हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। निम्नलिखित को सुमेलित करना। शुंग, सातवाहन, कदम्ब, चंदेल। तो यहाँ पे देखिए जो शुंग वंश है, शुंग राजवंश पाटलिपुत्र, सातवाहन पैटर्न, कदम्ब वनवासी, चंदेल महोबा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन साम्राज्य जो है इसकी स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। वाकटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी। तो सातवाहन का सिमुक ने किया था पहली शताब्दी में। वाकटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। इन राजाओं का क्रम अगर देखें तो सातवाहन, वाकटक, चालुक्य। निम्न 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया। सातवाहन नरेश जो था वो स्वयं विद्वान था, इसलिए दोनों ही कथन अगर देखें, क्योंकि वो स्वयं विद्वान था, विद्या प्रेमी था, विद्वानों को आश्रय देता था। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैसाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ये पता चलता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ था। इसका अभिष्ट जो उत्तर है वही है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा का पोषक था। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोनों ही कथन सही है। अभी हमने देखा कि वहाँ पे सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का विकास हुआ। और सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण भी मिलते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से भीतरी जो है, भीतरी स्तंभ लेप पुलकेशिन द्वितीय। देखिए गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था वो सातवाहन शासक अगर देखें तो सातवाहन वंश का जो सातकर्णी था वो शक्तिशाली शासक था। और इसके 3 अभिलेख मिलते हैं, 2 नासिक से, 1 कार्ले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख भी मिलता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख से, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ यानी गिरनार जो था ये शक संबत 72 ईस्वी यानी 150 ईस्वी में संबत में 72 है का अभिलेख मिलता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। उसकी विजय, व्यक्तित्व, कृतियों का विवरण इसमें मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है? तो पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है जो इक्ष्वाकु वंश के शासक। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इनको श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र वृत्त आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे,
किंतु उसके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। निम्न कथनों पर विचार करें। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है कि पेरिप्लस द अफ्रीजियंसी और आरिकामेडू में हुई खुदाई से ये पता चलता है कि अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र की उपस्थिति के साक्ष्य मिले, जिनसे ये क्लियर होता है कि जो कुषाण के व्यापार हैं वो पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक, ये है कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक विना तिथि का अभिलेख मिला है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इनमें हर्ष, अशोक, पुलकेशी ने खारवेल। तो ये जो है खारवेल है, इन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश जो खारवेल था, अभी अभी हमने देखा कि ये चेदी वंश से संबंधित था। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो है संबंध किससे है? तो कलिंग जो है कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ खारवेल। तो यहाँ पे देखिए चेदी वंश जो है महामेघ वंश दोनों ही है, तो ये उपयुक्त में से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो कलिंग के चेदी राजवंश है तो उसका संस्थापक महामेघवाहन था और बाद में फिर यही जो है खारवेल इसका संस्थापक भी हुआ। तो चेदी और महामेघवाहन दोनों है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी का जो हाथी गुम्फा से शासक खारवेल के एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक सारी चीज़ों का जानकारी है और वही जो है खारवेल के इतिहास का जानने का एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन जो है पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से है। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए जो है उत्तरदायी शासक था। यहाँ पे देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसमें लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक आनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो ये जो अगर देखें तो मौर्योत्तर से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस पे नोट्स जो है मौर्योत्तर संबंधी जो नोट्स है उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने को सब कर लिया। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मौर्योत्तर काल का नोट्स है, मौर्योत्तर काल के नोट्स के बारे में बात करें तो रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में गिरनार से, ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन कहें तो यही है। इस अभिलेख में संस्कृत जो है वो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, व्यक्तित्व सब पे प्रकाश डाला गया और सुदर्शन झील पर जो उसका पुनर्निर्माण हुआ था उस पर भी। कुजुल कडफिशेस की बात करें तो कुजुल कडफिशेस लगभग 45 से 25 ईस्वी ने भारत में 45 से 85, तो 45 से 85 कुल मिला के अगर देखें तो बहुत ज़्यादा समय जो है इनके द्वारा नहीं व्यतीत किया गया। यहाँ पे उन्होंने भारत में सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए, उसके सिक्कों पर धर्मदी तथा कुजुल कडफिशेस मतलब 45 से 85 ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए, उसके सिक्कों पर धर्मतिदास तथा धर्मिति धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम भीम कडफिशेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। भीम कडफिशेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इनके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है इंडो ग्रीक
राजाओं ने करवाया, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक रूप में चलवाया। कुषाण शासकों में भीम कड़फिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। योद्धेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से मिलता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राजारोहण 78 के 30वें वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई। कनिष्क के रत्तक अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। ये हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की थी। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी रचनाएं हैं। तो किसका? अश्वघोष कनिष्क के सौंदरानंद बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोलते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। तो एक चीज़ ये भी है, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी यूपी तथा बिहार तक। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन और आर्कामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले, जिनसे ये क्लियर होता है कि कुषाणों का व्यापार जो था ये पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी, लाल सागर के जलमार्ग से होता था। हालांकि नौसेना का उल्लेख नहीं है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैली का विकास होता है। एक जो है कुषाण शासक में गांधार शैली, मथुरा शैली। भारतीय यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली जो थी, भारतीय और यूनानी का मिश्रण जो था गांधार में था। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता था। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित एवं शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही ऐसी मूर्तियों में होता। अफगानिस्तान का बमियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। कुषाण काल प्रथम सदी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति, बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाहरी आक्रमणों के कालों का सही क्रम, यूनानियों ने 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी, कुषाण जो है वो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और फिर यूनानी शासक डेरियस प्रथम का समय आता। तो डेरियस प्रथम 522 से 486 सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले। स्टैटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसे हिंद यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग राजवंश की नींव डाली। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत ही था। अपने अमात्य वासुदेव से ही वो मारा गया था। और इसके बाद मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। यहाँ पे पुराणों में इस वंश के संस्थापक नाम सिंधु सिमुक या सिप्रक मिलता है। पुराण में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण 29 राजाओं का है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न में थी। पुराण में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जातीय कहते थे। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। इसके शासन के बारे में नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था के फिर से स्थापित किया है और वर्ण संकर को रोका है। इसी कारण से वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी को। उसके नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है।
खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्भ का मर्द करने वाला भी कहा गया है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को दक्षिणापतेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाली जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना मिलता है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान। कलिंग का चेदी वंशीय खारवेल ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का विलेख मिलता है। इसमें खारवेल के बचपन और शिक्षा राज्याभिषेक का विवरण मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेरे एवं पांड्य को पराजित किया। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिला। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो इस तरीके से मौर्योत्तर जो काल से संबंधित सारे प्रश्न और जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य वो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।